ओलमर्ट की नीति से कैसे अलग है नेतन्याहू की नीति? हमास को सशक्त बनाने के पीछे क्या नेतन्याहू का हाथ? अब्बास को चोट पहुंचाने के पीछे क्या है मकसद? नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। इजराइल और हमास के बीच जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखती है, इसलिए दुनिया भर के देश इसको लेकर चिंतित और एक्टिव नजर आ रहे हैं। वैसे इजराइल के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि असफल युद्धों से सरकार बदली जाती है। इसी बीच गलत नीतियों से पहले ही आलोचना झेल रहे नेतन्याहू अब इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध का जिक्र होता है तो कई हलकों में बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के बीच के कनेक्शन को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में तो कट्टरपंथी संगठन हमास संग नेतन्याहू के रिश्ते को लेकर भी दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि अक्टूबर 2023 का हमास का अटैक नेतन्याहू के लिए कैसे नफे वाला साबित हो सकता है और इतिहास में पहले भी ऐसा देखने को मिला है क्या? एहूद ओलमर्ट की नीति से बिल्कुल अलग नीति। 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में कमबैक के बाद से नेतन्याहू की नीति ने एक तरफ गाजा पट्टी में हमास के शासन को मजबूत करना और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर करना जारी रखा। सत्ता में उनकी वापसी और पूर्ववर्ती एहूद ओलमर्ट की नीति से उनकी राह बिल्कुल अलग रही। ओलमर्ट ने सबसे उदार फिलिस्तीनी नेता पीए राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ शांति संधि के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने की मांग की थी। हमास को सशक्त बनाने के पीछे नेतन्याहू पिछले 14 वर्षों में वेस्ट बैंक और गाजा में फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करते हुए अबू याहिर ने किसी भी सैन्य या कूटनीतिक प्रयास का विरोध किया जो हमास शासन को समाप्त कर सकता है। 2008 के अंत और 2009 की शुरुआत में ओलमर्ट युग के दौरान कास्ट लीड ऑपरेशन के बाद से हमास के शासन को किसी भी वास्तविक सैन्य खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत समूह को इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित किया गया और उनकी सहायता से वित्त पोषित किया गया। जब नेतन्याहू ने अप्रैल 2019 में घोषणा की हमने हमास के साथ प्रतिरोध बहाल कर लिया और हमने मुख्य आपूर्ति मांगों को अवरुद्ध कर दिया है, दावा किया जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक दशक से अधिक समय से नेतन्याहू ने हमास की बढ़ती सैन्य और राजनीतिक शक्ति में विभिन्न तरीकों से सहायता की है। नेतन्याहू ही वह शख्स है जिन्होंने हमास को कम संसाधनों वाले एक आतंकी संगठन से एक अर्ध राज्य निकाय में बदल दिया। अब्बास को चोट पहुंचाना मकसद, फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना, नगद हस्तांतरण की अनुमति देना। कतर राजदूत गाजा में आकर अपनी इच्छानुसार जाते हैं। गाजा से फिलिस्तीनी श्रमिकों के लिए इजराइल में वर्क परमिट की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इन सभी घटनाक्रमों ने कट्टरपंथी आतंकवाद के पनपने और नेतन्याहू के शासन के संरक्षण के बीच सहजीवन पैदा किया। यह मान लेना एक गलती होगी कि नेतन्याहू ने धन के हस्तांतरण की अनुमति देते समय गरीबों और उत्पीड़ित गाजावासियों की भलाई के बारे में सोचा होगा। उनका लक्ष्य अब्बास को चोट पहुंचाना और इजराइल की भूमि को दो राज्यों में विभाजित होने से रोकना था। यह ध्यान देने योग्य है कि कतर और ईरान से प्राप्त धन के बिना हमास के पास अपने आतंक के शासन को बनाए रखने के लिए पैसा नहीं होता था और उसका शासन स्वयं पर निर्भर होता था। 2012 से हमास की सैन्य शाखा को मजबूत करने का काम किया गया है। इस प्रकार नेतन्याहू ने अप्रत्यक्ष रूप से हमास को वित्त पोषित किया। जब अब्बास ने उसे धन प्रदान करना बंद करने का फैसला किया, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस पैसे का इस्तेमाल उन साधनों को खरीदने के लिए किया जिनके माध्यम से वो वर्षों से इजराइल की हत्या कर रहे। गाजा में हमास का इतना मजबूत कंट्रोल कैसे हो गया? सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2014 में ऑपरेशन प्रोएक्टिव एज के बाद से नेतन्याहू को एक ऐसी नीति द्वारा निर्देशित किया गया जिसने रॉकेट और आग लगाने वाले पतंगों और गुब्बारों के आतंकवाद को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह याद दिलाने योग्य है कि पिछले साल नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाले अल्पकालिक गठबंधन ने एक अलग नीति अपनाई थी, जिसकी एक अभिव्यक्ति हमास के लिए नकदी से भरे सूटकेस के माध्यम से आने वाली फंडिंग को रोकना था। जब नेतन्याहू ने 30 मई 2022 को ट्वीट किया कि हमास कमजोर बेनेट सरकार के अस्तित्व में रुचि रखता है तो वो जनता से झूठ बोल रहे थे। एविगडोर लिबरमैन ने 7 अक्टूबर को हमले से ठीक पहले अपने प्रकाशित साक्षात्कार में येदियोत ओहरोनोत को बताया कि नेतन्याहू ने लगातार सभी लक्षित अटैक को विफल कर दिया। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि गाजा में हमास को प्रभारी बनाए रखने की नेतन्याहू की नीति को केवल गाजा पर भौतिक कब्जे के विरोध और प्रमुख हमास प्लेयर्स की हत्याओं के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं मिली, बल्कि पीए फतह के बीच किसी राजनीतिक सुलह को विफल करने के उनके दृढ़ संकल्प में भी अभिव्यक्ति मिली। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभात साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।